के समागम के संचालन कर रहे हैं साथी मुकेश जी। इस मंच पर मौजूद अलग अलग आंदोलन संगठन के तमाम हितग्राही साथियों, हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के साथी तीन साथी यहाँ मौजूद हैं, मीना जी, वीरेंद्र जी, शशि जी, और पार्टी के विधायक साथी रामपली जी भी यहाँ मौजूद हैं, और सामने सुनने वाले सभी साथियों को, संघर्ष करने वाले तमाम साथियों को मेरा इनकलाबी सलाम। आज हम लोग बदलो बिहार समागम, बिहार को बदलने का संकल्प लेकर संघर्ष करने वाले सब लोग एकजुट होकर के हम लोग यहाँ आए। क्या आवाज, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है, पीछे आवाज नहीं जा रही है, कुछ करिए। माइक क्या हुआ? माइक क्या कह रहे हैं? तो इस समागम में जो बड़ी एक एकता दिख रही है और जिस जोश खरोश के साथ साथियों ने अपनी बात रखी और सबने मिलकर के ऐलान किया कि 2 तारीख हम सब लोग गांधी मैदान जाएंगे, तो आपकी इस एकता को, आपके इस जोश खरोश को, आपके इस संकल्प को मैं सलाम करता हूँ। अब इसकी बहुत जरूरत है। 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है, और नीतीश जी मतलब नीतीश जी तो अकेले नहीं है। 20% अगर नीतीश जी है तो 80% भाजपा है। डबल इंजन की सरकार है, और 20 साल बीत गए। नारे बड़े अच्छे थे, न्याय के साथ विकास, सुशासन, कौन नहीं चाहता विकास हो, सबको न्याय मिले, और बिहार में कानून का राज हो, संविधान का राज हो, सुशासन हो। लेकिन आज जो पूरे बिहार के हालात हम सब लोग देख रहे हैं, सुशासन, अब यहाँ अफसरों का राज चलता है, पुलिस का गुंडा राज चलता है, फिर से अपराध बढ़ने लगा है। तो सुशासन की जगह पर गुंडा राज, अफसरशाही, पुलिस राज, और वो पुलिस भी ऐसी, वो भाजपा के इशारे पर, भाजपा के एजेंडे पर काम करने वाली अब पुलिस होती है। जो 3-4 दिन पहले खबर आई आपके मधुबनी के बेनीपट्टी से, इमाम मोहम्मद फिरोज, एक हमारे नौजवान बिहार के नागरिक, वाहन चेकिंग के नाम पर उनको रोका गया। चारों तरफ पूरा कोहरा था, और मान लीजिए अगर 2 कदम थोड़ा आगे बढ़ गए, आगे बढ़ करके उन्होंने गाड़ी रोकी, तो जिस तरह से उनकी पिटाई की गई, जिस बर्बर तरीके से भद्दी गालियां दी गई, वो मुस्लिम होने के नाते, हमारे एक साथी यहाँ कह रहे थे कि अब ये दाढ़ी टोपी वाली जो पहचान है, जो मोदी जी हमारे कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, आज हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद, संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, और जिस संविधान ने अपने पहले पन्ने पर ये कहा था कि हिंदुस्तान में कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हमारे देश में इतने बड़े समुदाय के लोग वो अभी पूरे असुरक्षा और आशंका के माहौल में जी रहे हैं। ये हम सब के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है, और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के साथ और संविधान के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या होगा। तो यह है बिहार का सुशासन। बात हो रही विकास की, और हमारे साथियों ने बताया कि नीतीश जी जब कुछ दिन हम लोगों के साथ आए थे, बीच में एक सर्वे हुआ, सर्वेक्षण, और उस सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार में 34% परिवार
94 लाख से कुछ ज्यादा, 1 करोड़ ही मान लीजिए। इतने परिवार हैं जिनकी महीने की आमदनी, महीने की कुल आमदनी 6,000 से कम है। मतलब उस परिवार में अगर किसी को मनरेगा में थोड़ा काम मिला है, वो कमाई भी इसमें है। उसी परिवार से अगर कोई बहन हमारे रसोईया में काम कर रही है, वो पैसा भी इसमें है। सारे पैसे मिला करके 6,000 से ज्यादा नहीं है, 6,000 से कम। और इन 6,000 वालों के ऊपर मोदी जी का 1,000 रुपए का गैस सिलेंडर, और अब नीतीश जी का स्मार्ट मीटर भी अगर आ जाए तो 1,000 रुपए का बिजली बिल। तो कहाँ जाएंगे 6,000? तो गरीबी छा गई पूरे बिहार में, रोजगार नहीं, गरीबी, बेरोजगारी और ऊपर से महंगाई की मार। ये तो विकास नहीं है। ये तो बिहार में गरीबों का विकास नहीं है, गरीबी का विकास है। गरीबी बढ़ रही है। और न्याय की अगर बात थी तो पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं कि कौन सा न्याय है। हम आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। अभी नीतीश जी की प्रगति यात्रा को देख लीजिए, जहां जहां नीतीश जी जा रहे हैं, हमारे यहाँ समागम हो रहा है, सभी साथी आ रहे हैं, अपने अपने ज्ञापन दे रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ कि हमारे माले के विधायक हैं, विधानसभा में जरूर इस पर मुद्दा उठाएंगे, जरूर हमारे सवाल पर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी है, जरूर इस पर लड़ेगी। ये जो ज्ञापन अब हमें दे रहे हैं, हमने साथियों से पूछा हर जगह कि नीतीश जी को आप लोग ज्ञापन क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने कौन देगा वहां ज्ञापन? वहां तो नीतीश जी बस अफसर है, पुलिस है और अपने दल के कुछ नेता हैं, और तो कोई है नहीं, और किसी को हमने जाने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। और नीतीश जी की प्रगति यात्रा में उनको पता है कि माले के लोग हैं, ये जरूर ये सब मुद्दों को लेकर के हल्ला करेंगे। और इसीलिए हमने देखा कि उन्होंने एक नियम बना लिया है कि जहां भी हम यात्रा में जाएंगे वहां माले के नेताओं को घर में नजरबंद कर दो। ये उत्तर प्रदेश का है, बुलडोजर राज में, बुलडोजर बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आप अगर ऐलान करेंगे फलाना दिन हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, वो आपको घर में ही रोक लेने के लिए पुलिस भेज करके घर में नजरबंद कर लेंगे। हमारे नेताओं को थाने में बैठा के रखा गया। और अभी जो आपने सुना कि 9 मार्च को हमें रैली करनी थी, नीतीश जी को पता है, पटना के डीएम को पता है, सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है 9 तारीख आप कर सकते हैं। हम लोगों ने 9 तारीख का ऐलान किया, और अब पूरे मार्च महीने में कोई कुछ ना कर सके, इसलिए कह रहे हैं कि 4 मार्च से पूरा गांधी मैदान को सरकार ने बुक कर रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिहार में इस समय ये चुनाव का साल है, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो लोग गांधी मैदान में जाकर के आंदोलन ना कर सके, कोई आवाज ना उठा सके। और आप कह रहे हैं कि न्याय के साथ विकास। इसीलिए साथियों, जब न्याय के नाम पर अन्याय छा जाए, जब विकास के नाम पर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ जाए, और सुशासन के नाम पर पुलिस का गुंडा राज, अपराधियों का राज, अफसरों का राज अगर हमारे ऊपर थोप दिया जाए, तब तो बिहार को बदलना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था के अंदर ऐसे हालात में हम जी नहीं सकते। 20 साल से हमने देख लिया है, और इसीलिए आज जो बदलाव का संकल्प है, गांव-गांव से हम देख रहे हैं कि हर जगह से ये आवाज उठ रही है कि आप बिहार को बदलो, बिहार बदलो, बिहार। ये आवाज, इस आवाज को यहीं से ताकत मिल रही है, क्योंकि ये वक्त की पुकार है। ये जमीन से उठी हुई आवाज है, गांव-गांव से निकली हुई आवाज है, गरीब के घर से निकली हुई आवाज है, उनकी आंख से निकली हुई आवाज है। और इसी आवाज को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। हम लोग ये 4 चरण में आज जो आप देख रहे हैं, हम समागम कर रहे हैं। इससे पहले हमने पूरे बिहार में पदयात्रा की, बदलो बिहार न्याय यात्रा, और हमारे साथियों ने आपको बताया कि उस न्याय यात्रा का जो आखिरी चरण था, सीमांचल का इलाका छूटा हुआ था। बाकी इस समय न्याय यात्रा पिछले साल अक्टूबर महीने में हम लोगों ने कर ली थी। तो सीमांचल में फारबिसगंज से पूर्णिया तक 100 किलोमीटर 1 तारीख से 5 तारीख तक हमने उस यात्रा को भी पूरा कर लिया। और हर प्रमंडल में जो समागम आज यहाँ हो रहा है, भागलपुर और बांका के साथ ही यहाँ है, तो हर प्रमंडल में ऐसा समागम हुआ है। एक आध प्रमंडल अभी बचा है। 11 तारीख को हम लोग बेतिया में मिलेंगे चंपारण के साथ ही, और पूरे बिहार में ये पूरा हो चुका है।
तो सबसे पहले जो हम लोगों ने काम किया, प्रखंडों में प्रदर्शन, बिहार के गरीबों का प्रदर्शन। उस सवाल पर नीतीश जी ने जो कहा था, हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमारी अपनी कोई मांग नहीं है। जो सरकार ने कहा, विधानसभा पे खड़े होकर के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, आप उसको लागू करो। बहुत सीधी बात है। आपने कहा कि जब सर्वेक्षण से ये निकला कि 94 लाख परिवार 6,000 से नीचे, मैं कहता हूं ये महागरीब है, 6,000 से 10,000 के बीच में और करीब 30% है। 2/3 बिहार 10,000 से कम कमाई में है, वो सारे के सारे गरीब हैं। 6,000 से नीचे जो है वो महागरीब है। तो आपने कहा कि ठीक है, इनको हम 2 लाख रुपए देंगे, इनकी मदद करेंगे। हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए। अब तो 1 साल बीत गया, इस घोषणा के बाद 1 साल बीत गया है। अब तो हिसाब लेने का समय आ गया है, कितने लोगों को मिला, और हम देख रहे हैं कि किसी को नहीं मिला। कोई कह दे कि बिहार में किसी गरीब परिवार के हमको 2 लाख रुपए मिला है, नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सरकार का इरादा ऐसा है कि वो देना नहीं चाहती। सरकार कह रही है कि भाई आप आवेदन पत्र जमा करो, तब हम देंगे। लघु उद्यमी योजना के तहत आपको हम देंगे। आवेदन जमा करो तो उसमें क्या करना होगा, आय प्रमाण पत्र भी उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा? सीओ से मिलेगा। वहां जाओ तो सीओ क्या कर रहे थे कि जिनकी कमाई 60,000 से नीचे है, 6,000 महीने में, साल में 70-72 हजार है, तो 50, 60, 70 हजार जिनकी कमाई है, उनको 1-1 लाख का आय प्रमाण पत्र थमा दे रहे थे। करीब 1 लाख के नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आप समझ सकते हैं, अगर 1 लाख का आय प्रमाण पत्र बनेगा तो आप आवेदन नहीं कर पाइएगा 2 लाख के लिए। तो ये जो पूरे बिहार में सरकार का अतिक्रम चल रहा था, तो इसके खिलाफ सबसे पहले बिहार के गरीबों ने अपनी ताकत दिखलाई और हर प्रखंड में 2-2, 3-3 हजार का, 4-4 हजार का प्रदर्शन हुआ जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में। और तब जाकर के कुछ आय प्रमाण पत्र बनने लगा है। अभी भी पैसा नहीं मिला है, लेकिन कम से कम आय प्रमाण पत्र बन रहा है, लोगों का आवेदन जमा है। हमारी मांग है कि सरकार इसमें कोई बहानाबाजी ना करे और बिल्कुल जो ऐसे घोषणा आपने की, आप कह रहे कि कोई पोर्टल है उसको बंद करके रखा है। हम कोई पोर्टल वोटल नहीं समझते हैं। बिहार के गरीबों से आपने वादा किया, आपको वादा पूरा करना होगा। 2-2 लाख आपके बिहार के तमाम गरीब परिवारों को देना होगा। तो सबसे पहला काम हमने ये किया, गरीबों के इस मुद्दे को सामने ला करके पूरे बिहार में गरीबों का प्रदर्शन। दूसरे राउंड में जो हम लोगों ने किया, बदलो बिहार न्याय यात्रा। तो हमने देखा कि जो आज आप ज्ञापन दे रहे हैं, उस यात्रा में भी हम लोगों को सारे ज्ञापन मिलते रहे। जीविका का सवाल, आशा का सवाल, आंगनबाड़ी का सवाल, ये जो लोहिया स्वच्छता मिशन के नाम पर जो स्वच्छता कर्मी है, स्वच्छता के सुपरवाइजर हैं, उन लोगों की मांगे, रात्रि प्रहरी वाले, राशन दुकान वाले, हर बिहार का कोई भी पेशा आप ले लीजिए, सब लोगों को ठेके पर काम दिया गया है, आउटसोर्सिंग है। बिजली, विद्युत, मानव बल, कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कहीं कोई स्थायी रोजगार नहीं है, कहीं कोई जीने लायक सम्मानजनक वेतन नहीं है। सबको बस 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार दे करके असुरक्षा में, अपमान में धकेल दिया गया। तो ये ज्ञापन उसी समय से हम लोगों को मिल रहा है और इसको लेकर के भी विधानसभा में, संसद में हमारे साथी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसको पूरा इकट्ठा किया है आपकी मांगों को, क्योंकि यही बिहार का सच है, यही बिहार के असली मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और ये जो इसके बाद समागम हो रहा है, और समागम के बाद 2 मार्च गांधी मैदान, आपसे अपील करेंगे कि आप यहाँ जो भी साथी आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 2 मार्च से सरकार तो यही चाहती थी, हम लोग 9 मार्च चाहते थे, क्योंकि 2 मार्च से रमज़ान की शुरुआत है, पवित्र महीना है और शुरुआत है। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा, यहाँ हमारे साथियों ने कहा, बुनकर नेता ने कहा और साथियों ने कहा कि इस बार रमज़ान की शुरुआत भी हम लोग गांधी मैदान से ही करेंगे, उसी गांधी मैदान से, क्योंकि इससे पवित्र काम अभी कुछ है नहीं। बिहार को बदलने के लिए जो साझा संघर्ष, साझा संकल्प, इसी में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और करेंगे। तो आपसे कहेंगे कि समय बहुत कम है। आज के इस समागम के बाद जैसे सभी साथियों ने कहा कि हम सब लोग पूरी ताकत इसमें झोंकेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और हम सबसे गरीबों की पार्टी है। चुनाव भी जब लड़ने का समय आता है तो हमने तब कहा
ये जो कॉरपोरेट के पैसे का घमंड है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया हुआ है, अदानी अंबानी के पैसे, काले धन के पैसे, उसका जनता कूपन से हम मुकाबला करेंगे। और 20-20 रुपया घर घर से लेकर के हमने चुनाव लड़ा लोकसभा के चुनाव में, और जीत करके हमारे सुदामा जी आरा से पहुंच गए दिल्ली में, राजा राम जी पहुंच गए काराकाट से दिल्ली में। तो हमें तो जन सहयोग, जनता की ताकत, जनता की अपनी भागीदारी, इसी पर आगे बढ़ना है। इसीलिए जो भी इंतजाम भी करना है तो आप ही लोगों को करना है। कैसे भागलपुर से पहुंचिएगा उसका पूरा देख लीजिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप लोग तय कर लेंगे तो आप जरूर पहुंचेंगे बड़ी तादाद में, और गांधी मैदान में हम सब लोग मिलेंगे। पूरे बिहार के हर कोने से, हर तबके के लोग अभी आएंगे, मिलेंगे। तो हमारे सामने ये जो बिहार में बदलाव की मांग है कि सरकार ने जो कहा उसको कर, नए के साथ विकास, अच्छी बात है। हमें नए चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सुशासन हमें चाहिए, सामाजिक न्याय हमें चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव हमें चाहिए। तो जो बातें होती रही है, बातें तो हुई अच्छी, लेकिन काम जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा, वो बिल्कुल उल्टा। और अभी बिहार उस मोड़ पर आकर के खड़ा है जहां भाजपा वाले सोच रहे हैं कि नीतीश जी का समय समाप्त हो रहा है, अब हमें आकर के पूरे बिहार में सत्ता कब्जा कर लेना है। जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जैसे उन्होंने उड़ीसा में नवीन पटनायक करते थे, और 20-25 साल नवीन पटनायक भी रहे, और चुनाव में नवीन पटनायक को हरा करके वहां अब भाजपा की सरकार आ गई। जैसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर रखा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, पूरा बुलडोजर राज है। तो वैसे ही बिहार में करना चाहते हैं कि बिहार को फिर पीछे ढकेल दो, बिहार को बिगाड़ दो। बिहार को बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, पीछे धकेलने के लिए ये भाजपा का एजेंडा है। और इसीलिए जिस समय हम लोग बदलो बिहार न्याय यात्रा पर निकले हुए थे, हमने देखा कि उसी समय जो गिरिराज सिंह है बहुत दहाड़ते रहते हैं। तो गिरिराज सिंह आपके सीमांचल के इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे। हमने देखा कि बिहार के बच्चे हमसे कह रहे हैं कि भाई स्कूल नहीं है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, बिहार में और ज्यादा स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो, शिक्षा हमें मिले। बाबा साहब अम्बेडकर का ऐलान था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। शिक्षा के बगैर गरीबों के लिए, दलितों के लिए अब तो कुछ है नहीं, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कहीं कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। इसीलिए शिक्षा का अधिकार गरीबों के आगे बढ़ने के लिए, और वो चाहते हैं कि यही अधिकार छीन लिया जाए। स्कूलों को बंद कर रहे हैं और बच्चों के बीच में जाकर के त्रिशूल बांट रहे हैं। जब बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं, भाजपा के नेता त्रिशूल लेकर के चल रहे हैं। पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा पलायन है, पूरे बिहार से ही पलायन है। पलायन की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते हैं, हवा खड़ा करते हैं कि बांग्लादेशी बड़े घुस गए हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है। पूरे झारखंड का चुनाव चाहते थे कि बस बांग्लादेश करके, झारखंड की कोई सीमा नहीं है बांग्लादेश के साथ, लेकिन बांग्लादेश को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ना चाहते थे। तो ये जो भाजपा की पूरी कोशिश है कि जिन मुद्दों को लेकर के बिहार परेशान है, हम जो चाहते हैं कि हमें हमारे मुद्दों का हल निकले, और वो जैसे ही चुनाव आएगा ऐसे आंधी खड़ा कर देंगे। अभी दिल्ली का कल चुनाव हुआ, अब एग्जिट पोल कह रहे हैं कि अब भाजपा आ जाएगी। हमें तो नहीं लगता कि भाजपा आ जाएगी। अभी भी हमें भरोसा है कि दिल्ली के लोग सजग हैं, जैसे झारखंड के लोग भी पूरे सजग थे और भाजपा को उन्होंने रोका। लेकिन पूरा उनको लगा कि भाई मोदी जी महाकुंभ में उस दिन डुबकी लगा रहे हैं, तो मोदी जी को देख करके, महाकुंभ देख करके 8वां वेतन आयोग आ गया है, 1-1 लाख वालों को हम इनकम टैक्स में छूट दे दिए हैं और बस हल्ला कर देंगे, इसी से हम जीत जाएंगे। तो बिहार में भी यही कोशिश होगी। तो इसीलिए हम लोगों को चुनाव अभी देर है, साल के अंत में शायद चुनाव है, लेकिन हमें इस बात की गारंटी करनी होगी कि चुनाव में हमारा जो एजेंडा है, इस एजेंडे पर चुनाव हो। ये काम हमारे किसानों ने किया, किसानों ने अपनी ताकत दिखलाई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान दिल्ली की सीमा पर डटे रहे, ऐतिहासिक उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। और जब डटे रहे तो मोदी जी के घमंडी सरकार को भी झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। वो जो 3 कानून बनाए गए थे, उन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा।
हम कहेंगे मजदूर साथियों से भी, कर्मचारी साथियों से भी कि आपके लिए भी ये जो 4 लेबर कोड ला दिया गया है, आप भी उसी तरह से लड़िए, किसानों की तरह मिलकर के लड़िए। आपके 4 कोड भी जाएंगे, आपके सारे अधिकार निश्चित तौर पर बरकरार रहेंगे। तो ये जो रास्ता हिंदुस्तान में, बड़ी एकता, मजबूत इरादा और पूरे धीरज के साथ, संकल्प के साथ लड़ना है। तो ये हम इस समय इस काम को कर रहे हैं। तो बिहार के लिए जरूरी है और ये काम देश के लिए भी जरूरी है। बिहार कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, अपने लिए लड़ता है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार है, देश के हर कोने में। इतना पलायन हो रहा है तो हमारे लोग गए कहां? जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो हमने देखा कि कहां सूरत से पैदल चल करके बिहार के मजदूर घर लौट रहे हैं, कहां मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से, किसी तरह लोग लौट करके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान जो चल रहा है बिहार चला रहा है। बिहार के गरीब हैं, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के निर्माण कर्मी हैं, पूरे देश भर में फैले हुए काम कर रहे हैं। तो बिहार पूरे देश के बारे में हमेशा सोचता रहा है। आज़ादी के आंदोलन में भी ये 1857, ये तिलकाबाजी, ये पूरा उस समय तो बिहार झारखंड अलग नहीं था। ये सिद्धो कान्हो, बिरसा मुंडा से लेकर के, उस दौर से लेकर के पूरा किसान आंदोलन, चंपारण का आंदोलन हो, हमारे सहजानंद सरस्वती का आंदोलन हो, वो सारा किसान आंदोलन, 42 का आंदोलन, सब बिहार, पूरे देश के लिए। और आज पूरे देश में जो स्थिति बनी हुई है, हमारे कई सारे साथियों ने इशारा किया, संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं और देश के गृह मंत्री संविधान संसद में खड़े होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सोचते थे कि भाई बाबा साहब, हम बाबा साहब को भी हड़प लेंगे। गांधी के चश्मा ले लिए हैं, उनको लगता है कि गांधी जी को हमने हड़प लिया है। नेहरू को गाली देते हैं और बाकी सबको माला पहना करके, कुछ मूर्ति लगा करके, नाम लेकर के हम सबको, नाम से ही हम सबको हड़प लेंगे। तो ये जो सोचते थे कि बाबा साहब का मतलब बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति पर हम माला डालेंगे, बाबा साहब के नाम पर हम यहाँ वहाँ कुछ बना देंगे और इसी से पूरे हिंदुस्तान के दलित खुश होकर के हमें वोट देते रहेंगे। तो जब चुनाव में उन्होंने देखा कि बात तो ये नहीं है, लोगों को तो पता चल गया कि संविधान खतरे में है, संविधान पर हमले हो रहे हैं। और बाबा साहब का मतलब हिंदुस्तान का संविधान, बाबा साहब का मतलब हिंदुस्तान में दलितों की मुक्ति के लिए, शोषितों की मुक्ति के लिए, गरीबों की मुक्ति के लिए, सामाजिक उभार, सामाजिक आंदोलन। तो ये लोग तो सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति से चुप होने वाले नहीं हैं और इसीलिए परेशान होकर के उन्होंने कहा ये बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। मोहन भागवत ने क्या कहा? मोहन भागवत ने कहा कि भाई देश को असली आजादी अब मिली है अयोध्या में मंदिर बनने से। अयोध्या में मंदिर कैसे बना हम सब लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, अपराध था, संविधान के खिलाफ था, कानून के खिलाफ था। ये सब कुछ कहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि लंबे समय से मंदिर और मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, कि चलो एक काम करो, इनको मंदिर बनाने के लिए दे दो, बगल में एक मस्जिद के लिए दे दो, मंदिर मस्जिद दोनों रहे। तो शायद इस बात से पूरे हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद के सारे झगड़े खत्म हो जाए। अब देश आगे बढ़ेगा, देश में शांति रहेगी, सद्भाव रहेगा और हम लोग रोजगार के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? जैसे ही इनको अयोध्या में राम मंदिर मिला, वो सारे मंदिरों को, मस्जिदों को लेकर के कह रहे हैं कि नीचे खोद करके देखना होगा कि उसके नीचे क्या है। हर जगह वो अभी कह रहे हैं कि वहां मंदिर था। अब तो लोग कह रहे हैं कि इस देश में कि जब मंदिरों को भी खोद करके देखो, मंदिरों के नीचे भी खुदाई करो तो पता चल जाएगा कि वहां बुद्ध के वो बहुत सारे स्तूप थे इस देश के अंदर। तो क्या हिंदुस्तान में हम यही करते रहेंगे? 2025 में खुदाई करते रहेंगे? खोदते 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 इतने गड्ढे खोद देंगे, पूरे देश को हम गड्ढे में डुबो देंगे। तो देश को गड्ढे में डुबोने वाले, धकेलने वाले लोग हैं। ये जो साजिश है, पूरे आजादी का इतना बड़ा आंदोलन, इतनी शहादत,
इतनी लंबी विरासत, सब कुछ को नकारते हुए अब वो उसको मंदिर के साथ जोड़ दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा है देश के लिए। कल की एक बात हमारे कुछ साथियों ने जिक्र किया, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, मोदी जी वहां कुंभ में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन एक और घटना भी घटी जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, गोदी मीडिया में खबर नहीं होगी। वो है कि हिंदुस्तान के लोगों को, ये जो मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप मेरा दोस्त है, अमेरिका में जाकर के कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, ये पूरे लोग यहाँ हवन करते रहते हैं, पूरा यज्ञ करते हैं कि ट्रंप जीते। पूरे विश्व हिंदू परिषद के लोग, भाजपा के लोग, सारे लोग यहाँ बैठ करके ट्रंप 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 करते रहते हैं। और जैसे ही ट्रंप फिर एक बार वहां राष्ट्रपति बने, जो उनकी पहली मीटिंग हुई उनके विदेश सचिव के साथ, हमारे देश के विदेश मंत्री, उन्होंने एक सूची थमा दी 18,000 लोगों की कि ये हिंदुस्तान के लोग गैर कानूनी ढंग से हमारे अमेरिका में रह रहे हैं, इनको हम वापस भेजेंगे। और चुपचाप मोदी सरकार ने मान लिया, कोई बहस नहीं, कोई उन्होंने कहा नहीं कि इसकी जांच करो, इस पर जांच हो, नहीं। और वो जो 18,000 की सूची, 18,000 की सूची तो अभी शुरुआत है, वो कह रहे हैं कि लाखों में ये तादाद हम बताएंगे कि हिंदुस्तानियों को यहाँ से वापस भेजेंगे। उनको हाथ पैर बांध करके जो अमेरिका के सैन्य विमान है, उस विमान से उनको अमृतसर भेजा गया। आपको मैं बताऊं कि ये जो भारत के साथ किया गया, ऐसा ही दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा देश है कोलंबिया, हमारे यहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, कोलंबिया की कुल आबादी 5 करोड़, 5 करोड़। उस 5 करोड़ के देश में जब अमेरिका ने कहा कि हम कुछ लोगों को अपने विमान से भेजेंगे, उस देश के पास कितनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतना स्वाभिमान है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपके विमान को हम अपने देश में घुसने नहीं देंगे। अगर हमारे लोग आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी हैं, वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारा विमान जाएगा आपके देश से, वहां को बुलाएंगे। उन्होंने अपना विमान भेज करके उनको देश में वापस बुलाया, और वहां देश के राष्ट्रपति वहां जाकर के उन लोगों से मिलते हैं, नागरिकों से जब लौट के आते हैं, वो पीड़ित लोग हैं, वो अन्याय के शिकार हुए हैं। ये जो हिंदुस्तान से गए हैं, कानूनी गैर कानूनी वो तो पता चलेगा जांच करने पर, कैसे गए हैं, जमीन बेच करके, गुजरात से, हरियाणा से, कोई रोजगार नहीं, विकास विकास की बात होती है। लोगों को लगा कि अमेरिका में जाकर के, जैसे हमारे यहाँ पलायन होता है तो लोग सोचते हैं कि बाहर जाकर के कमाएंगे, तो कुछ लोग और सोचते हैं कि चलो बाहर मतलब अमेरिका चले जाए तो वहां थोड़ा और ज्यादा कमाएंगे, घर में कुछ पैसे भेजेंगे। तो ये जमीन बेच करके, कर्जा लेकर के 40-40, 50-50 लाख खर्च करके 2.5 महीने लगा करके पहुंचे हैं। कहीं यहाँ से कहीं उज्बेकिस्तान गए, कजाकिस्तान गए, कहाँ गए, कुछ हवाई जहाज से गए, कुछ सड़क से पैदल चल के गए, कुछ जहाज से पानी में गए, कैसे कैसे जा करके 2.5 महीने घर के अमेरिका में पहुंचे, और आज उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, और उन लोगों को यहाँ भेजा जा रहा है हिंदुस्तान में। और आप कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बना है, हम विश्व गुरु है, मोदी जी की बात सब लोग खूब सुनते हैं। तो आज पूरे देश की आज़ादी, उस आज़ादी से जो देश को एक पहचान मिली थी, पूरे हिंदुस्तान का स्वाभिमान, उसको मिट्टी में मिला रहे हैं, पूरे राष्ट्र हित को मिट्टी में मिला रहे हैं। हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? ये जो कह रहे हैं कि महंगाई है, सब कुछ है, $1 अमेरिका का और हमारे हिंदुस्तान का जो रुपया है 87 रुपए $1, धीरे धीरे देखिएगा कि 100 रुपए $1 हो जाएगा। और हमें जो भी बाहर से हम सामान खरीदते हैं, हम निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं। बाहर से जो भी सामान खरीदते हैं, अमेरिका की दादागिरी है, अमेरिका के डॉलर से ही खरीदना होता है, और डॉलर महंगा हो रहा है, हमारा रुपया सस्ता हो रहा है। इसका मतलब हम जो भी मंगा रहे हैं बाहर से वो महंगी है, और हम फंसते जा रहे हैं। रूस, चीन, हिंदुस्तान, सबका एक ग्रुप है ब्रिक्स, वो तय हुआ था कि हम सब लोग मिल करके डॉलर का एक विकल्प खड़ा करेंगे, डॉलर का विकल्प खड़ा करेंगे,
तो ये अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। और अमेरिका ने जैसी धमकी दी कि ऐसा करोगे तो हम आपके ऊपर शुल्क लगा देंगे, तो हमारे मोदी जी भाग खड़े हुए, कह रहे नहीं ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। और अभी जो बजट आया है इसको ठीक से अगर देखिएगा तो अमेरिका से जो भी महंगा सामान हम मंगाते हैं उस पर हम क्या शुल्क, उस पर जो भी भारत की ओर से शुल्क लगता था उसको घटा दिए हैं ट्रंप को खुश करने के लिए। अमेरिका से हम मंगा रहे हैं, शुल्क कम लगा रहे हैं और हमारे लोगों को गैर कानूनी घुसपैठी कह करके, हिंदुस्तानियों को अपमानित करके, हाथ पैर बांध करके अमेरिकी सेना के विमान से उनको हमारे देश में वापस भेजा जा रहा है। आज ये है आज़ादी। और इस कुंभ मेले में जहाँ इतने लोग मर गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। उन लोगों के लिए क्या मुआवजा सरकार देगी, कोई बात नहीं हो रही है। या आपने कहा कि भाई लोगों की आस्था है, लोगों की श्रद्धा है, लोग गए वहाँ, आपने कहा बढ़िया हमने इंतजाम कर दिया। हमारे साथी ने बिल्कुल कहा कि वहाँ इंतजाम तो हुआ वीआईपी के लिए, वीवीआईपी लोगों के लिए। वो हमारे अदानी जी पहुंचे हैं, अदानी जी पहुंच करके इस्कॉन के साथ मिल करके वहाँ कह रहे कि यहाँ स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अदानी जी इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं पूरे देश में, पूरे देश के बंदरगाह, पूरे देश के हवाई अड्डा, पूरे देश की सड़कें, पूरे खेती भी सब उनको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि ये तो भारत का स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आध्यात्मिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम उसको धीरे धीरे कब्जा करेंगे। तो उसी कुंभ मेले में वहाँ एक संविधान का मसविदा भी पेश किया गया, हिंदू राष्ट्र का संविधान। 25 लोगों ने मिलकर के लिखा है, सब भाजपा के लोग हैं। और इन लोगों ने जो लिखा है उस संविधान में, कह रहे संसद की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली हो और मुसलमानों को इस देश में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये हिंदुओं का है और वोट डालने का अधिकार भी हिंदुओं का रहेगा। अब ऐसी बातें, हम तो हैरान है, सुप्रीम कोर्ट क्या देख नहीं रहा है? सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के अभिभावक हैं, रक्षक हैं, और संविधान के खिलाफ ये बातें हो रही है, ये साजिश चल रही है। खुलेआम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा संविधान हो, मनुस्मृति के आधार पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर, रामायण के आधार पर, क्या क्या कहते रहते हैं कि सबके आधार पर भारत का ऐसा संविधान बने जहां वोट डालने का अधिकार सबको बराबरी ना मिले। तो आज ये जो खतरा है, तो बिहार को बदलना इसलिए जरूरी है कि बिहार में अब नीतीश जी का समय तो समाप्त हो रहा है, सब लोग समझ रहे हैं, वो दौर समाप्त हो रहा है। लालू जी का, नीतीश जी का, रामविलास जी तो चले ही गए, गुजर गए। तो वो जो दौर समाप्त हुआ है, बिहार संक्रमण के दौर में है। और इस संक्रमण में ये जो भाजपा की कोशिश है, साजिश है कि बिहार को कब्जा कर लो, बिहार को कब्जा कर लो, बंगाल को कब्जा कर लो। बिहार और बंगाल अगर कब्जा हो जाएगा तो इसके बाद देश में तब संविधान को कहां से बचाएंगे? पूरे देश में वो बुलडोजर दौड़ेगा, बुलडोजर से रौंद देंगे सबको। इतने सालों की लड़ाई से जो आजादी मिली, इतनी लंबी लड़ाई से जो थोड़ा स्वाभिमान मिला, दलितों को थोड़ा हक मिला, आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिला, थोड़ा आरक्षण मिला, ये सब खत्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए बदलाव सही रास्ते पर हो, सिर्फ बदलाव नहीं, बदलाव आगे की ओर हो, पीछे की ओर हमको धकेला ना जाए। बदलाव सही रास्ते पर हो, संविधान के आधार पर हो, सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर हो, सामाजिक न्याय के रास्ते पर हो, ये देखना हमारा काम है। और इसीलिए ये जो समय है 2025 का साल, ये वक्त का तकाजा है कि हम सब लोग मिल के लड़े। अकेले अकेले लड़ाई हम लोग नहीं लड़ सकते ढंग से, तो मिल के लड़ना होगा, सबको मिलना होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग मिल रहे हैं। आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, जीविका समूह की बहनें, सब लोग, सब पीड़ित लोग हैं, सब परेशान हैं। जितने पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, परेशान लोग हैं, हम सब अपने अपनी पीड़ा, अपने अपने परेशानी उससे जूझने के लिए, लड़ने के लिए एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो सबको ताकत मिलेगी। एक दूसरे की हम लोग मदद करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो ताकत मिलेगी। और नहीं तो ये लोग क्या करेंगे? बस मैं बात खत्म करूंगा। अभी बजट आया 1 तारीख को, क्या हल्ला कर दिया गया। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। जो बजट आया, उस बजट के बाद क्या हल्ला हो रहा है?
कि हमने इनकम टैक्स कम कर दिया। 12 लाख तक कमाने वाले उनको इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 12 लाख तक कमाने का मतलब महीने में 1 लाख की कमाई। बिहार कहाँ है? 34% बिहार 6,000 से नीचे है और 30% बिहार 10,000 से नीचे है। 65 हो गया 10,000 से नीचे है। गिनती से शायद मिलेगा बिहार में कितने लोग हैं जिनको 1 लाख से ऊपर की कमाई है। पूरे देश में बिहार तो पिछड़ा है, पूरा देश के अन्य राज्यों को भी जोड़ लीजिए। 5% से ज्यादा हिंदुस्तानी नहीं होंगे जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो जो कर्मचारी हैं या कुछ लोग हैं जिनको 1 लाख से ऊपर कमाई है, अगर उनको टैक्स अगर ना देना पड़े, कम देना पड़े, कोई हमें एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 लाख करोड़ का सरकार को घाटा होगा। ये घाटा कहां से आएगा? वो 1 लाख करोड़ वो हमारे देश की शिक्षा का बजट है, वो हमारे देश का स्वास्थ्य का बजट है। तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इस देश में जो सबसे अमीर है, ऊपर के 1% जो हिंदुस्तान की 40% संपत्ति पर उनका कब्जा है, जो सालाना आमदनी है उस आमदनी के 22% पर उनका कब्जा है, लेकिन वो टैक्स तो बहुत कम देते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि संपत्ति पर कर लगाओ। ये जो सबसे अमीर लोग हैं, अमीर से अमीर, सुपर रिच, उन पर टैक्स लगाओ, उनके उत्तराधिकार पर टैक्स लगाओ, वहां टैक्स लगाओ। तो 1 लाख करोड़ के आपको 10 लाख करोड़ वहां मिल जाएंगे, 20 लाख करोड़ मिल जाएंगे। उससे आप देश में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सरकारी खर्च बढ़ाओ। सीधी मांग है, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो 1 लाख वालों को कर छोड़ दिए, लेकिन हमारे लिए क्या किया? इसी बजट में रसोईया 1650 बिहार में 1 पैसा नहीं बढ़ा। आशा के लिए कोई घोषणा नहीं, पूरे ठेके पर काम करने वाले नौजवान उनके लिए कोई घोषणा नहीं। ये जो स्विगी, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट दिन में 18 घंटे, वो नारायण मूर्ति और इंफोसिस वाले कहते हैं 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। अरे 90 घंटे क्या, 100 घंटे काम कर रहे हैं लोग। 100 घंटे काम कर रहे हैं। आप काम के समय की बात करो, काम के दाम की बात करो। काम का दाम सबको दो। इस दाम की कोई बात उस पूरे बजट में नहीं है, गायब है। इसीलिए हम लोगों को बहुत और ज्यादा ताकत इकट्ठा करके, और ज्यादा हिम्मत और साहस के साथ मिलकर के अपनी आवाज उठानी होगी और कह देना होगा इस देश में सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार नहीं चलेगी इस देश के अंदर। हम अपनी बात कहेंगे और देश में संविधान के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आज आपके इस एकता को देख करके हर तरह से साथी लोग आए। सामाजिक न्याय आंदोलन, इस पूरे इलाके में आप लोगों ने कोशिश की एक सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। हमें बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारे साथी आए। बहुजन स्टूडेंट फ्रंट, सब लोग साथी आ रहे हैं कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे। कर्मचारी, शिक्षक, सब मिलकर लड़ेंगे। तो ये जो मिलकर चलो, ये जो एकता बनी है, ये जो आवाज हम लोगों की निकली है, इसको बढ़ाइए। और वाकई 2 तारीख को बहुत कोशिश है कि मार्च महीने में गांधी मैदान कब्जा कर लेंगे। माले को इसमें रंगा लगाओ ताकि लोग 2 तारीख को ही कर दो। रमजान का कुछ दिन शुरुआत है तो लोग कम जुटेंगे। ये जो सोच रहे हैं साजिश के तहत आपको रोकने के लिए, तो 2 तारीख ऐतिहासिक महाजुटान से हम साबित कर देंगे कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। और आपके हर तिक्रम का हम जवाब देंगे, आपके हर घमंड को हम चकनाचूर करेंगे। आपके हर घमंड, ये सत्ता का अहंकार यात्रा, दुर्गति यात्रा है, प्रगति यात्रा इन्होंने नाम दे दिया। ये जो घमंड है, ये अहंकार है। बिहार ने कभी किसी अहंकार को बर्दाश्त नहीं किया, किसी अहंकारी शासक को बर्दाश्त नहीं किया, किसी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं किया। तो मोदी जी की तानाशाही और नीतीश जी की तानाशाही, इस तानाशाही को बिहार बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। लोकशाही के रास्ते पर, संविधान के रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस सफल समागम के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। इस एकता को बरकरार रखिए, इसको आगे बढ़ाइए और जम करके 2 तारीख को गांधी मैदान पहुंचिए। गांधी मैदान में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप साथियों से इजाजत लेते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम।